हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सी संसार एंड दिस इज सी स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले कि जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो हमारा स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन में चेक करना है कि बैंक ने जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ली हुई है उसको डिस्प्ले कर रखा है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग सर्विसेज जो है, जो बैंकिंग की आउटवर्ड सप्लाई है, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। कुछ सर्विसेज उसकी टैक्सेबल है, कुछ सर्विसेज उसकी एग्जम्प्टेड है। उसी को हमने डिटेल डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो आज के सेशन में अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 2। लेट्स सी। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, बैंक हमारी इंडिया के अंदर है और जो बैंक है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज रेसिपिएंट एनी पर्सन इन इंडिया और अकाउंट होल्डर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। या तो हमारे जो पर्सन हैं, रेसिपिएंट्स हैं, वो इंडिया के अंदर हैं, या फिर जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो इंडिया के बाहर, जिन्हें हम ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिपिएंट एनी पर्सन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर है। अगर वो इंडिया के अंदर है तो लोकेशन और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वही आपका कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, प्लेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो बैंक का एड्रेस हो। ठीक है, रेसिपिएंट आपका इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर जो आपका लोकेशन है, एड्रेस है रेसिपिएंट का, उसको हम कंसिडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, जो बैंक की लोकेशन होगी। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंट होल्डर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर वो इंडिया से बाहर है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर दैट इज बैंकिंग कंपनी, जो बैंक की लोकेशन है वही उसकी कंसिडर की जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देन हम बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर वो प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन जो होगी वही रहेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वो रहे। बेसिकली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों देखनी है, क्योंकि जब हमने बिलिंग करनी होती है जीएसटी के अंदर, आपको पता है हमने बिलिंग करनी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों मैटर करती है, सी और एस में आपको बिलिंग करनी है या फिर आई के अंदर। अगर तो हमारा इंटर स्टेट है, ठीक है, तो इंटर स्टेट स्टेट चेंज हो गए तो उस केस में हम कौन सी बिलिंग करते हैं, आईजीएसटी के अंदर। लेकिन अगर हमारी स्टेट सेम है, इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट के अंदर हम क्या लगाते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में हमें बिलिंग करनी है या फिर हमें आईजीएसटी के अंदर बिलिंग करनी है, ये कंसेप्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता होगी। अब प्लेस ऑफ सप्लाई पता होगी तभी आप उसे कंसिडर कर पाएंगे कि आपकी जो स्टेट है वो सेम स्टेट है या फिर आपकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट अगर चेंज हुई है, इंटर स्टेट हो गया, तो उस केस में आईजीएसटी लग जाएगा। अगर आपकी स्टेट सेम है, इंट्रा स्टेट है, तो उस केस में आपको बिलिंग करनी है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के अंदर। ऑडिटर्स टू वेरीफाई, इस केस में ऑडिटर्स को वेरीफाई क्या करना है, वेदर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर्ली अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली चार्ज द टैक्सेस। प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी बैंक के अंदर बिल कटे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई को अकॉर्डिंगली सही चेक करके ही टैक्सेस जो है उन्होंने चार्ज किए। मींस प्लेस ऑफ सप्लाई अभी जो हमने डिस्कस किया कि इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है तो सी प्लस एस की बिलिंग होनी चाहिए, और अगर इंटरस्टेट है तो आई की बिलिंग होनी चाहिए। whether invoices or in any bank statement issued with correct place of supply, invoices जो है उन्होंने भी correctly issue किए, whether taxes are collected with proper understanding of nature of supply, और उसी हिसाब से उन्होंने taxes को collect किया। वही सेम पॉइंट बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई किसके लिए चाहिए कि इंटरस्टेट है, सी प्लस एस की बिलिंग रहेगी आपकी, और इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी। whether returns are filed with proper place of supply and type of tax, उसी हिसाब से आपने बिल्स काटे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपने टैक्स की लायबिलिटीज को पे किया है।
अब हम नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। बैंक के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बहुत सारी क्वेरीज भी आई हुई थी, और होप सो कि इस सेशन के बाद आपकी जो क्वेरीज हैं टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो वो भी आप हमें पोस्ट कर सकते हो, तो उसका या तो 1 to 1 जैसे भी हम आपको रिवर्ट करने की ट्राई करें। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सबसे पहले हम बाइफरकेट करेंगे। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, अगर तो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपने इनवॉइस जो है वो इशू कर दिया, तो उस केस में क्या रहेगा, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अर्लियर जैसे कि हम टीडीएस के अंदर भी करते हैं ना, कि जब हमारा ड्यू हुआ या जब हमने पेमेंट कर ली उसके अर्लियर, कि ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सेम वे में इसके अंदर भी है, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस को इशू किया या फिर आपने पेमेंट रिसीव कर ली, दोनों में से जो पहले किया उसको आप कंसिडर करोगे टाइम ऑफ सप्लाई। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इनवॉइस को इशू नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सर्विस अपने प्रोविजन उसके क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे बुक्स में कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे मंथली हैं, हमें पता है अगर उसके बिल्स हमारे पास मंथली नहीं आते तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, मतलब मंथली या क्वार्टरली या एनुअली जैसे भी है। लेकिन अगर उसके बिल्स हमारे पास टाइमली नहीं आते या लेट आते हैं, हम क्या करते हैं, उसके प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं अपनी बुक्स में, और देन उसके बिल्स को हम पास कैसे करते हैं, उसके प्रोविजन से हम उसको बिल्स को क्लियर करते हैं। तो इस केस में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो जिस दिन आपने प्रोविजन कर दी सर्विस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, अगर आप पहले के साथ चेक करोगे, इनवॉइस इशू कर दिया तो उसने अर्लियर ऑफ इनवॉइस लिखा कि जिस दिन इशू किया और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो उस केस में जिस दिन आपने प्रोविजन कर दी और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आपका होगा। नेक्स्ट, विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉजेस ए और बी डू नॉट अप्लाई। अब ए और बी मतलब आपको इनवॉइस इशू नहीं किया, ठीक है, आपने पहले में क्या था, टाइम के अंदर इशू नहीं किया, सेकंड में क्या था, आपने टाइम के बाद इशू किया। अब अगर आपने इनवॉइस अभी इशू नहीं किया तो उस केस में क्या है, द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शो द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने तो क्योंकि उसका इनवॉइस से रेज नहीं किया, तो जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसने किस दिन अपने बुक्स के अंदर दिखाया, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। The date of receipt of payment shall be earlier of. Receipt of payment earlier किसका होगा? The date on which he entered the payment in his books or the date on which the payment is credited to his bank account. Basically आज की डेट में जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट से सारी, तो ऑनलाइन पेमेंट के केस में ये दोनों डेट्स हमारे सेम हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, ठीक है। अभी तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई चेक कर लिया कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई किस तरह से रहेगा। लेकिन अगर वो सर्विस हमारे आरसीएम के अंदर कवर होती है, कुछ सर्विसेज हमारी ऐसी है जो कि हमारी आरसीएम में कवर होती है, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विस हो गई, मैन पावर सर्विस। तो कुछ सर्विसेज जो हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर कवर हो रही है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे रहेगा। Time of supply of service in case of reverse charge. The date of payment is entered in the books of accounts of the recipient. इसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई किसके हम कंसिडर करेंगे, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी टाइम ऑफ सप्लाई आईसीएम के केस में कौन सी डेट रहेगी, जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट, जो कि हमने डेट ऑफ पेमेंट एंटर की है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जिसने रिसीव की है सर्विसेज, उसकी बुक्स में डेट ऑफ पेमेंट कौन सी आ रही है। या फिर उसने क्या बोला, अर्लियर ऑफ द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के 60 डेज 2 मंथ्स के बाद, और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाय द सप्लायर। या तो जो उसने इनवॉइस इशू किया 60 डेज के बाद, या फिर इनवॉइस की जगह जो भी उसने अपना कोई चालान या जिस भी तरह से उसने कोई डॉक्यूमेंट अपना इशू किया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनवॉइस ने कंपनीज, कुछ कंपनीज क्या करती है, इनवॉइस अभी इशू नहीं करती, चालान के ऊपर मटेरियल अपना भेज देती हैं। हालांकि वो प्रैक्टिस गलत है, बट कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उनको ये चीज करनी पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स इसके लिए उठाए हैं कि आपको इनवॉइस जो है उसी टाइम, रियल टाइम के अंदर आपको इनवॉइस रेज करना है, बट फिर भी तो 60 डेज के अंदर आपने जब भी इनवॉइस इशू कर दिया, या फिर आपका इनवॉइस की जगह जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किया हो,
प्रोवाइडेड इट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लोजेस ए और बी। ठीक है, इसके अंदर तो उन्होंने बोल दिया अर्लियर ऑफ ये वाली डेट, अर्लियर ऑफ कौन सी डेट, फर्स्ट केस के अंदर उन्होंने कौन सी डेट बोल दी, जिस डेट में आपने एंटर की है बुक्स के अंदर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और या फिर आपने इनवॉइस इशू करने के 60 डेज या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया है, तो मतलब 60 डेज का उन्होंने आपको दे दिया अर्लियर उन दोनों से जो भी है। तो प्रोवाइडेड इट अगर दोनों केसेस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं आप, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो जब आपने इस केस में रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है, आप ही बैंक की है, तो जिस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा रहेगा, जिस डेट को आपने एंट्री अपने बुक्स के अंदर एंटर कर ली। In case of supply by associate enterprises, where the supply of service is located outside India, अगर आपका supply of service जो है वो इंडिया के बाहर है, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply or the date of payment whichever is earlier। तो जिस दिन आपने अपनी एंट्री रिसीव कर ली अपने बुक्स के अंदर, या फिर आपको पेमेंट हो गई, ठीक है, और द डेट ऑफ पेमेंट, तो whichever is earlier, दोनों में से जो अर्लियर होगा, या आपने सप्लाई पहले रिसीव कर ली या आपने पेमेंट पहले रिसीव कर ली, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में अगर हम चेक कर देंगे ऑडिटर्स टू वेरीफाई, ऑडिटर्स को इस केस में क्या चेक करना है, whether the invoice or the bank statement is issued within 45 days from the date of supply of service। जो भी डेट ऑफ सप्लाई थी 45 डेज के अंदर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट या कोई इनवॉइस अपना रेज कर दिया। whether tax liabilities if any discharged following time of supply, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ही उन्होंने सारे के सारे जो भी अपनी टैक्स लाइबिलिटीज थी उसको डिस्चार्ज किया, एंड एनी अदर वेदर एनी इंटरनल कंट्रोल्स आर इन प्लेस टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई आर एडहेयर टू। तो इंटरनल कंट्रोल्स जो भी है बैंक के अंदर मेंटेन किए गए हैं, जिससे कि टाइम ऑफ सप्लाई उन्होंने उसके प्रोविजंस को अडहेयर किया है, कि जो उनका टाइम है इनवॉइस काटने का उसी डेट पे उन्होंने इनवॉइसिंग की है, इन्वॉइसिंग करके उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने रिटर्न्स के अंदर उसको मेंशन किया है, और रिटर्न्स में मेंशन करके उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज की हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हमने डिटरमिन किया होगा तभी हम उसकी इन्वॉइसिंग कर पाएंगे, इन्वॉइसिंग कर पाएंगे तभी हम उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी की जो है टैक्सिंग कर पाएंगे, कि हमारा अगर तो वो इंटरेस्ट रेट है तो हम C+S की बिलिंग करेंगे, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट है तो हम IGST लगा के उसकी बिलिंग करेंगे। और टाइम ऑफ सप्लाई जिस टाइम पे आपका बिल कटना चाहिए उसी के उतने दिन के अंदर आपका इनवॉइस इशू करके टैक्स लायबिलिटी सारे डिस्चार्ज किए, ये ऑडिटर्स को वेरीफाई करना है। और बैंक ऑडिट के अंदर ये ऑडिटर्स को पर्टिकुलरली वेरीफाई करना, और अगर इसके अंदर भी कोई इस तरह से कोई आती है, कोई वेरिएंस आते हैं, तो उसको आपको अपने रिपोर्ट के अंदर दिखाना है, और उसके लिए आप MOC भी ओपन कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. और अगर आपकी इसके रिलेटिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हो। Thank you.